हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की एक और बुक्स जियोग्राफी भूगोल के बारे में। हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इस पुस्तक से कौन कौन से होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो पुस्तक है वो आपके 20 नंबर की है। इसी में से मानचित्र आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक से हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम में छप सकते हैं। पहला चैप्टर है आपके संसाधन एवं विकास भूगोल पुस्तक का। ये जो चैप्टर है ये आपके 3 नंबर का है। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक लघुत्रात्मक प्रश्न जो है वो आने वाला है। चलिए देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अवनालिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? यानी कि जो जल अपरदन है वो जल से मृदा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो वो होता है आपके चंबल बेसिन में। यानी कि जो कोटा संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र, वहां पर चंबल नदी जो है वहां से जो है सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। यानी कि मृदा का कटाव यानी कि मृदा का बहाव जो है वो होता है। दूसरा प्रश्न है, काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? यानी कि सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है काजू की फसल बोने के लिए? तो वो है आपके लाल लेटेराइट मृदा। लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है लेटेराइट शब्द? तो वो आपके लेटर शब्द से लिया गया है। और लेटर शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ईंट। रेगर रेगर जो मृदा है ये किस मृदा को कहा जाता है? तो जो काली मृदा होती है उसको बोलते हैं रेगर मृदा। आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और जो नया जलोढ़ होता है उसको बोलते हैं खादर। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने किस नाम से जाना जाता है? बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वतीय जो क्षेत्र में उसकी तलहटी में जैसे ये पर्वत हो गए, तो इस पर्वतीय क्षेत्र की जो तलहटी है इसमें बने हुए जो क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं? उसको बोलते हैं द्वार, चौ या फिर तराई। घाटी वाला जो स्थान होता है उसको तराई, चौ या द्वार जो है बोलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? तो 1952 के अनुसार भारत में जो राष्ट्र वन है वो कितने हैं? 33% वन थे। भारत में निम्नलिखित भूमि है वो कितनी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो निम्नलिखित भूमि है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 10वां। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भू आकृतिक है भारत का जो टोटल 100% क्षेत्रफल है उसमें से 43% मैदान है और 30% भाग जो है वो पर्वतीय भाग है और 27% जो भाग है वो क्या है? वो आपके पठारी भाग है। 27% भाग क्या है? तो 27% भाग आपके क्या है? पठारी भाग है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 10वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 43% क्या हो गया? 43% हो गया आपके मैदान, 30% भाग पर्वत का हो गया और 27% भाग हो गया पठारी। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके लेखक कौन है? सुमेसर लेखक है इसके। कौन है? सुमेसर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की? तो 1968 में की थी। एक संस्था है रोम ऑफ क्लब, इसने की थी। कौन है? रोम ऑफ क्लब नामक संस्था ने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले जो है संसाधन के संरक्षण की बात की यानी कि वकालत की थी। इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एजेंडा जो 21 है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और एजेंडा 21 जो है ये आपको इसमें पता चल जाएगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये कहां पर हुआ था? ये भी प्रश्न आता है छोटे रूप में। बड़े प्रश्न आएंगे किस प्रकार, वो भी हम देखने वाले हैं। लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो। तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरा। इस रियो डी जेनेरो शहर में जो है ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा गया था, एजेंडा 21 रखा गया था। इसके अंतर्गत ये लक्ष्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास जो है हमें हासिल करना है। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन जो है वो एक देश की संपदा है? तो 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील बोलते हैं समुद्री मील को। इसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। यानी कि जो सजीवों से प्राप्त होते हैं वो हो गए आपके जैव संसाधन
और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं वो हो गए अजैव संसाधन। भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। कौन कौन से कारण हैं भारत में भू निम्नीकरण के? तो जल के कारण जो है एक तो मृदा अपरदन होता है, और ज्यादा सिंचाई के कारण भी जलाक्रांतता होना, और अति पशुचारण या फिर वनों को नष्ट करना, इसके कारण भी जो है भू निम्नीकरण होता है। मृदा का लवणीय यानी कि जब मृदा खारी हो जाती है तो वो क्षारीय होना, और उद्योगों से जितने भी कारखाने वगैरह लगे हैं, उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा जो है भू निम्नीकरण होता है। भू निम्नीकरण को रोकने के उपाय, इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। तो उपाय करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे ज्यादा जो है अधिक से अधिक क्या लगाना है? वृक्ष को लगाना है, वृक्षारोपण करना है, और ताकि वनोन्मूलन को रोका जा सके, यानी कि वन को काटना जो है कम करना होगा, और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा। और मृस्थलीय और अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोकना, और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का जो है उपयोग करना, और जनसंख्या वृद्धि को भी कम करके हम भू निम्नीकरण को रोक सकते हैं। इसके बाद है कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं जो है क्या क्या है, स्पष्ट करें, समस्याएं बताएं। तो संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज जो है अमीर और गरीब में बंट गया, और संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं जो वो है उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों के लिए संसाधनों का ह्रास भी हो रहा है, और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी जो है गंभीर समस्या होगी। इसलिए हमें जो है संसाधनों को बचा कर रखना चाहिए, उसका उपयोग जो है वो सीमित करना चाहिए। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो मृदा अपरदन यानी कि जल या वायु द्वारा, या तो जल अपरदन, जल के बहाव से जो मृदा का कटाव होता है वो, या फिर वायु द्वारा जो है आंधी द्वारा वायु में जो मिट्टी जो उड़ती है उसके द्वारा, यानी कि जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव और कटाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन। पृथ्वी पर मृदा अपरदन व मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, यानी कि एक जगह से यदि यहाँ से हवा के द्वारा यदि मृदा का कटाव हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से मृदा का कटाव होगा तो धीरे धीरे जाकर यहाँ पर मृदा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर मृदा का निर्माण हो जाएगा। यानी कि मृदा अपरदन और मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती है। वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है बायरा ज्यादा चलता है, यानी कि आंधी तूफान वगैरह ज्यादा आते हैं, तो वहां से मृदा अपरदन ज्यादा होता है। और जल द्वारा जो मृदा अपरदन है वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, यानी जहां पर ज्यादा बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं, जहां पर जो है वर्षा द्वारा ज्यादा बाढ़ आ जाती है कभी कभार, तो वहां पर सर्वाधिक होता है। जैसे चंबल बेसिन है, वहां पर चंबल नदी में कभी कभार बाढ़ आ जाती है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि जो है जल द्वारा मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव जो है वो ज्यादा होता है, मृदा का बहाव हो जाता है। और इस मृदा अपरदन को रोकने के उपाय या फिर मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकने को ही कहा जाता है मृदा संरक्षण। तो इसको समझिए। तो इसके लिए हम क्या करें भाई? अधिक से अधिक पौधों को लगाएं, वनोन्मूलन को रोकें, मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से, और पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो है कृषि कार्य करके हम क्या कर सकते हैं? मृदा संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में एजेंडा 21, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न तैयार करना है आपको एजेंडा 21 पर। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में एक ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हमने क्या किया था? यूएनईपी और यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था ये घोषणा जो थी आपके एजेंडा 21। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो जब आर्थिक विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, उस विकास को क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास। वन और वन्य जीव संसाधन जो दूसरा चैप्टर है, इस ये आपके 2 नंबर का ही है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि एक नंबर के ही प्रश्न आने वाले हैं। तो छोटे प्रश्न इस चैप्टर से तैयार करने हैं। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो ओडिशा ने। टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन एवं आर्थिक
कृषि उत्पादन संभव है, यानी कि इस रासायनिक खाद का हमें उपयोग करना ही नहीं चाहिए। इसके बिना भी जो है हमारी कृषि में जो है उत्पादन अच्छा हो सकता है, फसलों का उत्पादन अच्छा हो सकता है। तो ये एक आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन या फिर नव दानम। इसके द्वारा जो है टिहरी उत्तराखंड के किसानों ने ये अभियान जो है चलाया था और दिखा दिया था कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी हम जो है कृषि उत्पादन कर सकते हैं। राजस्थान का कौन सा समाज जो है वो पशु पक्षी और वन्य जीव प्रेमी के रूप में जाना जाता है? तो बिश्नोई समाज। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये वन्य जीव परियोजना 1973 में आई थी। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो है ये 1972 का है। ये 1973, ये 1972, दोनों ध्यान रखना, पास पास में है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972। बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन से खतरे में है? तो ये खनिज है डोलामाइट खनिज। भारत में 1952 में वन्य जीव को लुप्त घोषित किया गया था। कौन से वन्य जीव को? एशियाई चीता को। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव उपजातियों की संख्या है? तो 8%। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वन आवरण है? तो वनों का जो है कितने हैं? 24.56%। विश्व में सर्वाधिक बिकने वाली कैंसर औषधि किस पादप से प्राप्त की जाती है? हिमालयन यव से। ये एक औषधि है, इससे पादप से जो है औषधि प्राप्त की जाती है कैंसर की, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है। IUCN का शब्द विस्तार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। संकटग्रस्त जातियां क्या होती है? उदाहरण दीजिए। वे जीवों की जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। यदि लुप्त होने के कारण या परिस्थितियां बनी रही तो इनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, गेंडा है, शेर है। इसी प्रकार जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पति का पाया जाना ही क्या है? जैव विविधता है। भारत में तथा विश्व में जैव विविधता कम होने के कारण लिखिए। तो मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई से जीवों के आवास का विनाश होना, मानव द्वारा जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार करना अथवा मारना, मानव द्वारा जनित वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव आदि, मानव द्वारा अनेक रासायनिक व कीटनाशकों के उपयोग द्वारा जीव जंतुओं व वनस्पति का नष्ट होना। मानव के लिए वन्य जीवों का महत्व अथवा संरक्षण की आवश्यकता समझिए। वन्य जीवों का महत्व बताना है, साथ ही संरक्षण की आवश्यकता क्या है वो बतानी है। तो पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति का संतुलित संख्या में जीवित रहना आवश्यक है तथा वन्य जीवों के संरक्षण द्वारा ही जल, वायु, मृदा की मूलभूत संरचना का बना रहना संभव है। प्रोजेक्ट टाइगर पर एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न तैयार करना है। इसके अलावा जनजाति या आदिवासी क्षेत्रों में वनों की कटाई या निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत में स्थानांतरी या स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण जो है वो हुआ है। और ये निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको जो है टाइगर रिजर्व के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है। ये एक प्रश्न आ जाता है, छोटे प्रश्न में भी आ जाता है, इसलिए हमने साथ में ले लिया। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बक्सा टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में। कार्बेट उत्तराखंड में। मानस कहाँ पर है? असम में है। पेरियार केरल में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। लुप्त जातियां और दुर्लभ जातियां क्या है? ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। लुप्त जातियां और दुर्लभ जातियां, दोनों पर एक छोटा छोटा प्रश्न जो है वो आपको तैयार करना है। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है जल संसाधन, ये 3 नंबर का है। इसमें से एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आने वाला है और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आने वाला है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 144 सेंटीमीटर। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का 22% उत्पादन जल विद्युत का है। और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भाखड़ा नादल परियोजना जो है वो सतलुज और व्यास नदियों पर बनी है। हीराकुंड महानदी जो है ये महानदी बेसिन पर बनी परियोजना है। और हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी बेसिन पर बनी परियोजना है। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है। ये ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध परियोजना। भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय राज्य में होती है। और मेघालय राज्य का एक स्थान है मोनिसराम और चेरापूंजी, 2 स्थान होते थे, लेकिन मोसिनराम जो स्थान है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय राज्य में। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में घरों की छतों से पाइप लगाकर वर्षा का जल इकट्ठा करने की भूमिगत जो टैंक है उसको क्या बोलते हैं? जहां पर हम वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं उस टैंक को बोलते हैं टांका। जो भूमिगत होता है यानी कि अंडरग्राउंड होता है, भूमि के अंदर, उसको बोलते हैं टांका। मेघालय राज्य में नदियों एवं झरनों के जल को बांस से बने पाइप द्वारा उपयोग करने की विधि को क्या बोलते हैं? बांस ड्रिप
सिंचाई। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए क्या बनाया था? हौज खास बनवाया था। ध्यान रखना है, हौज खास इल्तुतमिश ने बनवाया था दिल्ली में। तलछट एक प्राकृतिक उर्वरक है। खादिन व जोहड़ ये दोनों ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल के स्रोत कौन से हैं? तो खादिन और जोहड़। वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी भी कहा जाता है। और तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में घर घर में छत से वर्षा जल संग्रहित जो है किया जाता है। और एक मौर्य सम्राट का नाम भी ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने क्या किया था? अपने समय में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण जो है वो करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, आपको पता होना चाहिए, सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था इसके समय में। अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लीजिए, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान के, ये आपके अति लघुतरात्मक नहीं है, लघुतरात्मक प्रश्न है। कौन सा है? अति लघुतरात्मक चैप्टर से नहीं है, लघुतरात्मक प्रश्न है, 2 नंबर वाले। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके तथा संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसलमेर में खड़ीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से जाना जाता है इसको। और पीने का पानी संग्रहण टैंक को टांका कहा जाता है, जिसमें छत व आंगन का पानी जो है संग्रहित किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी है, समझिए, अथवा इनके लाभ और उद्देश्य जो है वो बताइए। बांध के उपयोग जो है वो लिखिए, इनके लाभ, उद्देश्य और बांध के उपयोग लिखिए। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में निम्न प्रकार उपयोगी है। सूखाग्रस्त व मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। देश में अनेक शहरों में पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। अनेक परियोजनाओं पर जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है और नदी पर परियोजना बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है। इन सभी बहुउद्देशीय कार्यों के संपन्न होने से कृषि, विद्युत, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक आर्थिक लाभ जो है वो प्राप्त होते हैं। जल दुर्बलता क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर एक प्रश्न आपको तैयार करना है, जल दुर्बलता पर। और इसके बाद में है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, इसको समझिए। इसके अलावा भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है आप पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हो। चौथा जो चैप्टर है, इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न आने वाला है कृषि से, आपके एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर का होता है, और ये चैप्टर भी 3 नंबर का ही है। भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा लाए गए संस्थागत और तकनीकी सुधारों के बारे में बताएं। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि को समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत की थी। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गई। 1980-90 के दशक में व्यापक भूमि विकास जो है वो शुरू किया गया कार्यक्रम, जो संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा, कम दर पर किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन से बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, रबी और खरीफ फसलों में प्रमुख अंतर बताइए। तो रबी और खरीफ फसलों में प्रमुख अंतर आपको पता होना चाहिए। रबी फसल कि यहाँ से आप लिख सकते हो, और इसके बाद में खरीफ फसल के बारे में भी आप जो है लिख सकते हो। 3-3 पॉइंट लिखोगे तो आपके हो जाएंगे पूरे। इसके बाद में है, प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि और व्यावसायिक वाणिज्यिक कृषि के बीच अंतर लिखो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रारंभिक आदिम निर्वाह कृषि के बारे में लिखिए 4 पॉइंट। इसके बाद में वाणिज्यिक कृषि के बारे में जो है 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके बाद में है कि चौथा प्रश्न, गहन जीविका कृषि क्या है? गहन जीविका कृषि क्या है और इस कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। ये अलग से आ सकता है, तो इसको गहन जीविका कृषि भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद 5वां प्रश्न है, रेशेदार फसलों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रेशेदार फसलों की भी आपको विशेषता पता होनी चाहिए। इसके बाद में 6वां प्रश्न है, 2 रोपण या फिर पेय फसलों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, जिसमें एक आप चाय लिख सकते हो और दूसरी आप कॉफी लिख सकते हो, और दूसरी क्या लिख सकते हो? कॉफी लिख सकते हो। इसके अलावा
अगला जो प्रश्न है वो है, दो प्रमुख खाद्यान्न फसलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। खाद्यान्न फसल कोई भी लिख सकते हो, जैसे एक आप चावल लिख सकते हो, चावल के बारे में, और इसके अलावा दूसरी आप गेहूं लिख सकते हो, क्योंकि खाद्यान्न फसल होती है गेहूं भी। इसके बाद में पांचवा जो पार्ट है आपके खनिज तथा ऊर्जा संशोधन, इस चैप्टर से आपके मानचित्र आने वाला है। और छठा जो चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इस चैप्टर से भी आपके जो है 2 नंबर का है ये चैप्टर, और इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे ही आने वाले हैं। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है आपके। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत का चीनी उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक है ये सारे, दूरभाष हो चाहे कंप्यूटर हो। और इसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है? खनिज पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो आपके जूट उद्योग, ये खनिज पर आधारित। आपके सीमेंट उद्योग किस पर आधारित है? खनिज पर आधारित है। और भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कितना योगदान है? तो 17%। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? चेन्नई में। और भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1854 में। और विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की प्रक्रिया? विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्र की प्रक्रिया है। कोलकाता के निकट रिसरा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो 1859 में। और इसके बाद में विनिर्माण क्या है? कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। सीमेंट का पहला कारखाना 1904 चेन्नई में। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु। दो कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण सूती वस्त्र उद्योग हो गया और पटसन उद्योग हो गया। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 में अपनाई गई। किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं? द्वितीय क्षेत्र के। SAIL सेल का शब्द विस्तार कीजिए। स्टील स्टेट ऑफ इंडिया। आधारभूत उद्योग का उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट के रेशे को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया। सातवां जो चैप्टर है इसमें से आपके ये 3 नंबर का है, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है जो 1 नंबर का होता है, और एक लघुतरात्मक प्रश्न आने वाला है जो आपके 2 नंबर का होता है, लघुतरात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो महाराष्ट्र। निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? तो वो है पाइपलाइन। स्थानांतरण हानियों और देरी को घटाता है, वो हो गया आपके पाइपलाइन। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन सा है? बंदरगाह कौन सा है? तो पश्चिम में है आपके कांडला बंदरगाह। कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये है आपके सिलचर तथा पोरबंदर। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो दो या अधिक देशों के बीच व्यापार है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया। और मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए बंदरगाह का विकास किया गया? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने जो है नए बंदरगाह का विकास किया था। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ये है आपके रेल परिवहन। और इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? सड़क परिवहन के 4 प्रमुख महत्व बताइए। पाइपलाइन परिवहन क्या है? और सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। इस प्रकार इस पूरी किताब से जो है आप महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से आ सकते हैं। और मानचित्र को हम अलग से देख लेंगे। मानचित्र पर आपके 5 नंबर का मानचित्र आने वाला है, 5 जो है टोटल। तो इस प्रकार आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आप जो है अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा। बोर्ड एग्जाम एकदम सर पर आ चुके हैं। धन्यवाद।